तो जब अगर ये वाला हमको दे दीजिए, नीचे वाला, तो अटल जी ने एक चुनावी सभा में कहा, बहुत से लोग आ रहे होंगे आपके पास ये कहने के लिए कि ऊपर ऊपर वाला वोट तो अटल जी को दे देना, ये नीचे वाला हमको दे देना। उनसे कहना ऐसा नहीं हो सकता, कुर्ता एक को दे देना, पैजामा दूसरे को दे देना। जिसके पास भी जाएगा तो जोड़े के साथ जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल आपको बताता हूं, 2004 का लोकसभा इलेक्शन, तब अटल जी प्राइम मिनिस्टर थे, तो लखनऊ के करीब 100-125 जो मुख्य कार्यकर्ता थे उनको चुनाव की तैयारी की दृष्टि से बुलाया गया प्रधानमंत्री आवास में। मुझको भी जाने का सौभाग्य मिला। तो जैसा होता है कि इतने बड़े लीडर हैं तो हर कार्यकर्ता कहता है, अरे आपको क्या करना, बस आप नामांकन फाइल कर दीजिएगा, उसके बाद आप 2.5 लाख से जीतेंगे, 3 लाख से जीतेंगे, 3.5 लाख से जीतेंगे, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सब अपना जैसे बोलना होता बोले। जब अटल जी का बोलने का समय आया तो अटल जी ने बड़े धीरे से कहा कि मैं जब छोटा था तो मेरे घर के बगल में एक मौलवी साहब आए नए पड़ोसी बन के, तो मेरे पिताजी ने उनसे जाके हालचाल लिया कि आप हैं, कि घर में कौन है, कितने बच्चे हैं, क्या है। तो मौलवी साहब ने कहा, जी वैसे तो मेरे एक लड़का है, और वैसे समझिए तो 4 हैं, और वैसे समझिए तो 10 हैं, और वैसे समझिए तो 100 हैं, और ऐसे समझिए तो कोई भी नहीं। तो उन्होंने कहा, ये तो बड़ी पहली समझ में नहीं आई, 1 है, 4 हैं, 10 हैं, 100 हैं और कोई भी नहीं है। तो फिर मौलवी साहब ने कहा, जी वैसे तो मेरा एक लड़का है, पर वो खाना 4 आदमियों के बराबर का खाता है, तो जब वो खाने पे बैठता तो मुझे लगता मेरे 1 नहीं 4 लड़के हैं। वो घर में उधम उत्पात यानी शरारत 10 लोगों के बराबर करता है, तो मुझे लगता मेरे 1 नहीं 10 लड़के हैं। जब वो घर के बाहर जाता है तो 100 लोगों के बराबर शिकायत उसकी आती है, कंप्लेन, तो मुझे लगता है मेरे 100 लड़के हैं, मगर काम के वक्त वो दिखाई नहीं पड़ता तो मुझे लगता मेरा कोई लड़का ही नहीं है। सो दैट्स हाउ ही हैज गिवन अ सटल मैसेज टू द वर्कर्स कि भाई आप जो बोल रहे हैं वो तो अपनी जगह है, बट ये भी ध्यान रखिए कि काम कहां डिलीवर करना है। तीसरा मैं एक एग्जांपल बताना चाहता हूं कि एक बार बहुत, जैसे कभी एक बड़ा एग्रेशन के साथ, आजकल आप पार्लियामेंट में देखते हैं ना, बड़ी उग्रता हो जाती है। तो एक बार क्या हुआ कि इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी और उन्होंने बीजेपी, उस समय जनसंघ था, उसको क्रिटिसाइज करते हुए कहा अटल जी की तरफ कि आप लोग में मुझे हिटलर नजर आता है। तो इन्होंने आपत्ति की कि मुझ में हिटलर क्यों नजर आता है। तो उन्होंने कहा कि आप हिटलर की तरह हाथ उठा उठा कर भाषण देते हैं। तो जब अटल जी बोलने खड़े हुए तो उन्होंने कहा, माननीय प्रधानमंत्री महोदया को इस बात पे आपत्ति थी कि मैं हाथ उठा उठाकर सदन में भाषण देता हूं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कोई एक ऐसा नेता बता दीजिए जो टांग उठा उठाकर भाषण देता हो। और इसके बाद जो एक वातावरण था जो बहुत एग्रेशन में था, वो सारा उसमें बदल गया। इंदिरा जी ने कहा कि आप लोग के अंदर वो क्षमता नहीं है कि आंख में आंख मिलाकर बात कर सकें। अब अटल जी ने बड़े ही सटल वे में एक कटाक्ष किया। उन्होंने कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी कह रही हैं कि हम आंख में आंख मिलाकर बात नहीं कर सकते। ये सच है कि हम उनसे आंख में आंख मिलाकर बात करने का साहस नहीं कर सकते, क्योंकि आंख मिलाने के बाद हमें आंख हटाने में बड़ा जोर पड़ेगा, इसलिए हम आंख में आंख मिलाकर बात नहीं कर सकते। मगर कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ जाए, उसको कैसे हैंडल करना है। मैं एक उदाहरण बताता हूं। 1995 में आपको याद हो, जब एसपी बीएसपी का यूपी में अलायंस था और हम लोगों ने पहली बार बहुजन समाज पार्टी की मायावती जी को चीफ मिनिस्टर बनाया सपोर्ट करके। यूपी में बीजेपी के 178 एमएलए थे और 67 थे सिर्फ बीएसपी के, मगर उनको सपोर्ट करके बनाया। वो गवर्नमेंट 5 ही 6 महीने चली थी, विदिन 6 मंथ दैट गवर्नमेंट फेल। बट काशीराम जी तब जीवित थे। तो काशीराम जी का एक बड़ा पेट डायलॉग था कि भाई मेरे लिए कांग्रेस सांपनाथ है और बीजेपी नागनाथ है। तो जर्नलिस्टों ने उनसे पूछा कि आप तो कहते थे कि कांग्रेस सांपनाथ है और बीजेपी नागनाथ है, अब तो आपने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली, तो अब क्या बीजेपी नागनाथ नहीं है। अब आप सोचिए, अटल जी से क्वेश्चन पूछा गया, अब आप क्या जवाब देंगे। अगर आपने कुछ भी हार्ड बोल दिया, हार्श, तो गठबंधन गया, बिकॉज यू आर द टॉलेस्ट लीडर। अगर आप चुप रह गए एंड यू अवॉइडेड दैट क्वेश्चन, इट मीन्स यू हैव टोटली कंप्रोमाइज योर सेल्फ रिस्पेक्ट। और आप इतनी बड़ी बात सुनकर भी। अब अटल जी ने इतना मजेदार जवाब दिया कि भाई अगर वो हमको नागनाथ समझ रहे हैं, हम तो वो हैं जो इस धरती के कंकड़ कंकड़ को शंकर समझते हैं, तो हमारी नजर में वो भोलेनाथ है। अब आप समझिए, ये भी कह दिया कि हमारा उनका साथ रहेगा और भोलेनाथ शब्द प्रयोग किया। यानी वो भोले हैं, वो चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। मुझे लगता है ये जो एक तरीका था
उसे समझना चाहिए। अब मैं सीरियस उदाहरण भी बताता हूं कि गवर्नमेंट जब बनी और आज प्रधानमंत्री श्री मोदी जी किस ढंग से उस चीज को आगे ले जा रहे हैं। अटल जी की सरकार बनने के बाद सबसे पहला जो डिसीजन हुआ वो हुआ पोखरण विस्फोट 1998। आज मॉर्निंग में जब किशन रेड्डी जी ने पार्टी कार्यालय में वो एग्जीबिशन दिखाई तो उसमें 98 का एक्सप्लोजन था। 98 का एक्सप्लोजन किस मामले में अलग था 74 के एक्सप्लोजन से? 74 में जब हमने एक्सप्लोजन किया था पोखरण में, हमारे अनाउंस करने से पहले अमेरिका और रशिया दोनों ने अनाउंस कर दिया था कि इंडिया हैज कंडक्टेड ए न्यूक्लियर टेस्ट। सेकेंड थिंग, हमने ये कहा था कि वी हैव डन दिस फॉर द पीसफुल पर्पस, वी आर नॉट हैविंग एनी एम्बिशन ऑफ मेकिंग एन न्यूक्लियर वेपन। इसके ठीक विपरीत 11 मई 1998 को जब पोखरण में एक्सप्लोजन हुआ तो पहली बार ऐसा हुआ कि भारत ने एक्सप्लोजन कर दिया और न केजीबी को पता लगा न सीआईए को पता लगा, जब शायद 3 बज के कुछ मिनट पे अनाउंसमेंट हुआ था कि इंडिया हैज कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट। दूसरा अंतर क्या था, हमने नहीं कहा कि हमने शांतिपूर्ण कार्यों के लिए किया है। We have not said that we have done this for peaceful purpose. First time India has announced that now we are a nuclear state. यहां से एक सिग्निफिकेंट चेंज आया कि हमने अपने को न्यूक्लियर स्टेट डिक्लेयर किया। और अब आप देखिए, उस समय भी जैसे आज पूरा इकोसिस्टम मोदी जी के खिलाफ लगा रहता है, आप सोचिए 98 में वो इकोसिस्टम कितना मजबूत था। गवर्नमेंट के अंदर, गवर्नमेंट के बाहर, मीडिया में सबने कहा कि इकोनॉमिक सैंक्शन लग गए हमारे ऊपर। उन्होंने कहा दिस गवर्नमेंट हैज रूइंड द कंट्री, अब सब कुछ खत्म हो गया। उस समय हमारी इकोनॉमिक कंडीशन वैसे ही अच्छी नहीं थी। उस समय हमारा फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर इस लायक नहीं था, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इस लायक नहीं था कि कोई $1 भी इन्वेस्ट करता। एंड ओवर एंड अबव द सैंक्शंस अब तो कुछ नहीं हो सकता। तो लोग ये समझाने लगे कि ये करने की जरूरत क्या थी, मगर अटल जी को पता था कि जब आप अपनी शक्ति दिखाते हैं तो फिर उसके उपरांत समृद्धि स्वतः आना शुरू होती है। उस चैलेंज से कैसे निपटा गया मैं आपको बताता हूं। उस समय और आज समाज में बहुत लड़ाई लगाने का प्रयास किया जाता है ना, कि कुछ लोगों ने ये अचीव कर लिया, कुछ विदेश में चले गए, कुछ ये हो गए। उन्होंने यहां से आपके आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से बहुत लोग यूएस में हैं, एनआरआईज में। उस समय जब भारत में कोई $1 इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं था, तब भारत ने रिसर्जेंट इंडिया बॉन्ड निकाले। $5 बिलियन का सब्सक्रिप्शन का टारगेट रखा गया और वही एनआरआईज उन्होंने रिस्क लेकर, जिसमें कोई गारंटी नहीं थी कि ये पैसा कोई डिविडेंड देगा, प्रॉफिट देगा या नहीं, वो इनिशियल $5 बिलियन भारत की इकोनॉमी में आए। मेरे विचार से आज जो लोग समाज में सिर्फ लड़ाना चाहते हैं, उनको विचार करना चाहिए कि उस क्रूशियल आवर में जब ऐसा लग रहा था कि इंडिया की इकोनॉमी ट्रिपल कर सकती है, एक बहुत बड़ा रोल हमारे उस समुदाय ने प्ले किया जो विदेशों में